हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बताया था। यानी कि मैंने आपको समुच्चय होता क्या है उसके बारे में समझाया था और पूरा एक वीडियो सिर्फ समुच्चय की डेफिनेशन के ऊपर ही बना दिया था, क्योंकि बहुत बच्चों को ये क्लियर ही नहीं हो पाता है कि समुच्चय हम कैसे पहचानें, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि समुच्चय क्या क्या होता है, या हम ये कैसे पहचानेंगे कि समुच्चय ये होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चा मैंने आपको पूरा फोकस समुच्चय के ऊपर करा दिया था, क्योंकि अब आपको ये क्लियर होना चाहिए था ना कि हम समुच्चय एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और समुच्चय के बारे में जानकारी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मैंने समुच्चय को थोड़ा डीपली जाकर डिस्कस किया था। तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं बच्चा कि समुच्चय क्या होता है, हम ये कैसे पहचानते हैं कि कोई ग्रुप समुच्चय बन सकता है या नहीं बन सकता है। ठीक है बच्चा, यानी मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी समुच्चय की कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित शब्द का मतलब था बच्चा कि हम कोई ग्रुप है, अगर हम उसका समुच्चय बनाए तो हम ये क्लियर कर पाए कि कोई एलिमेंट उसमें आएगा या नहीं आएगा। अगर हम ये क्लियर कर पा रहे हैं तो वो समुच्चय है। और एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए, मतलब एक उसमें जो अवयव है वो एक ही बार आएगा, दो बार नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, तो वो समुच्चय है। अगर हम ये क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि कोई चीज़ इसमें आएगी या नहीं आएगी, मैं क्या कोई भी नहीं कर पा रहा है, अगर मान लीजिए ये बता कि और लोग कर पाए और मैं नहीं कर पा रहा तो वो तो मेरी कमी है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, उसको कोई ना कर पाए तो ठीक है, ठीक है, तो वो नहीं होगा समुच्चय। लेकिन मान लीजिए आपसे करने में कोई गलती हो रही है तो वो तो फिर उसका कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसको तो फिर आपको सुधार ही करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर कोई ग्रुप है, उस ग्रुप का जो अवयव है वो समुच्चय के अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये हम डिसाइड कर पानी चाहिए। और एक एलिमेंट एक बार आना चाहिए तो वो समुच्चय है। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं और एक एलिमेंट कई बार आ रहा तो वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक है बच्चा, चलिए अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं समुच्चय के, क्योंकि उदाहरण से किसी भी चीज को इजीली समझा जा सकता है। ठीक है बच्चा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कर दीजिएगा। जितने भी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th के, स्कूल खुल गए हैं, सभी जगह वीडियो को शेयर किया करो, उन्हें बताया करो कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 11th की तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से हायर लेवल तक कराई जाएगी और आपको 12th को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए तो बच्चा देखिए समुच्चय को उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा 1 से 10 तक की 10 तक की सम संख्याएं, सम संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह, तो ये एक समुच्चय होगा या नहीं होगा। तो मैंने ये बताया समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD या किसी से भी लिखते हैं। ठीक है बच्चा, और मजला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है अवयवों को। तो देखिए अगर मैं इसका समुच्चय बनाऊं A बराबर, तो क्या मैं ये क्लियर कर पा रहा हूं कि इस समुच्चय के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? मैं आराम से क्लियर कर पा रहा हूं और कोई अवयव मुझे दोबारा नहीं लिखना है, तो वो एक समुच्चय होगा। और मैं ये क्लियर ही नहीं कर पा रहा हूं कि इसमें कौन सी संख्या आएगी कौन सी नहीं आएगी, मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर वो समुच्चय नहीं होगा। भाई इसने साफ साफ बोला है 1 से 10 तक की सम संख्या की बात हो रही है, तो आप समझ गए 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 तक कौन कौन सी सम संख्याएं आती हैं, आप पता कर पा रहे हैं आराम से। आप आराम से पहचान लेंगे कि 1 से 10 तक कौन कौन सी सम संख्याएं आती हैं, बिल्कुल पहचान लेंगे। भाई 1 से 10 तक की एक तो 2 सम संख्या होती है, एक 4 होती है, एक 6 होती है, एक 8 होती है। 10 तक कहा है, मतलब 10 को भी लेना है। तो हम आराम से ये डिसाइड कर पाए कि इस ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे, हमें डिसाइड कर पा रहे हैं आराम से। तो ये एक सेट है। और कोई एलिमेंट देखो दोबारा आ रहा है क्या, कोई ऐसी संख्या है जो 2 बार लिख दी हो ना, बाबा एक ही बार लिखी है। तो समझ में आ गया आपको, समुच्चय वही होगा जिसमें हम ये डिसाइड कर पाए कि कोई एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा और कोई भी दोबारा नहीं आना चाहिए, तो वो एक समुच्चय है। तो ये एक समुच्चय होगा बच्चा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आपसे मैं ये कहूं सेकंड एग्जांपल कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय। ठीक है, तो ये बन सकता है क्या समुच्चय? ऑफ कोर्स। देखिए हम आराम से हम जानते हैं भाई अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ए ई आई ओ यू, ये तो होता है। क्या इसके अलावा और भी होता है? क्या एम भी होता है? नहीं होता। तो हम क्लियर कर पा रहे हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता है, हम डिसाइड कर पा रहे हैं ना क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या स्वरों के अंदर के आता है? नहीं आता।
तो मुझे क्लियर है ना, आपको भी क्लियर हो रहा होगा। हम ये पहचान पा रहे हैं कि ये चीज आएगी इसके अंदर या नहीं आएगी। इट मीन्स वी कैन से इट इज सेट, अदरवाइज ये सेट नहीं है। ठीक है बच्चा, चलिए तो देखिए इसके अंदर क्या क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा क्या, नहीं आएगा। आप स्पष्ट कर पा रहे हैं ना क्या आएगा क्या नहीं आएगा। भाई स्वरों की बात चल रही है तो सिर्फ स्वर आएंगे जो कि ए ई आई ओ यू होते हैं, इनके अलावा कुछ और नहीं आएगा। हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं, इट मीन्स ये सेट है। ठीक है, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, इनके अलावा और नहीं आएगा। तो हम डिसाइड कर तो पा रहे हैं, इट मीन्स ये सेट है। ठीक है बच्चा, ये समझ चाहे होगा। ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर। क्या, जैसे कि आपसे अगर मैं ये कहूँ कि कक्षा 11 के स्टूडेंटों का समुच्चय। चलो मैं एक एग्जांपल, ये तो हो गया समुच्चय होने का, ना होने का देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैंने आपसे ये कहा कक्षा 11 में आपकी क्लास में होशियार बच्चों का समुच्चय बना हुआ, होशियार बच्चों का समुच्चय बनाओ। कक्षा, किसी स्कूल के कक्षा 11 के होशियार स्टूडेंट्स का समुच्चय, विद्यार्थी आप लिख लीजिएगा ना, स्टूडेंट्स का समुच्चय। ठीक है बच्चा, तो अब देखिए यहां पर अगर हम समुच्चय बनाएं, अगर हम यहां पे समुच्चय बनाएं, होशियार बच्चों का समुच्चय बनाना है क्लास 11th के, आपकी क्लास 11th के होशियार बच्चों का समुच्चय। तो आपकी क्लास में होशियार कौन है भाई, बताइए। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये बच्चा होशियार है। भाई होशियार की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो होशियार जो शब्द है ना वो एक सुपरिभाषित समूह नहीं होता है। होशियार हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, बुद्धिमान हो गया, ये जो सुपरिभाषित समूह नहीं है। और मैंने डेफिनेशन लिखाई थी उसमें सुपरिभाषित समूह आया था। और सुपरिभाषित समूह का मतलब ये होता है कि हम ये डिसाइड कर पाएं कि वो उसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, और एक अवयव एक ही बनाना चाहिए, तो वो सुपरिभाषित है, अदरवाइज नहीं है। अभी सुपरिभाषित क्यों नहीं है आप समझिए। भाई होशियार हम किसको मानेंगे, एक तो बच्चा ये है कि भाई क्लास में पढ़ने में है तो वो होशियार है। एक बच्चा पढ़ने में होशियार हो सकता है, तो एक बच्चा खेलने में भी तो होशियार हो सकता है, लेकिन वो पढ़ने में बेकार हो। मान लीजिए एक दो स्टूडेंट है, एक पढ़ने में होशियार है लेकिन वो खेलने में बेकार है, लेकिन जो खेलने में होशियार है वो पढ़ने में बेकार है। तो आप किसको लेंगे आप? और जब आप होशियारों का समुच्चय बनाएंगे तो आप किस होशियार को लेंगे? आप पढ़ने वाले होशियार को लेंगे। तो उस पढ़ने वाली कैटेगरी में जो खेलने वाला बच्चा है वो गधा साबित हो जाएगा, वो तो होशियार होगा नहीं, जबकि वो होशियार है बट वो खेलने में होशियार है। तो होशियार किसको माने, ये हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बच्चा, समझ में आया आपको? हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वो कौन सा होशियार है। चलिए, एक पढ़ने में होशियार है, एक खेलने में होशियार है, एक कोई बच्चा क्रिएटिव हो सकता है, वो क्रिएटिव इट मीन्स दैट कि ड्राइंग बनाने में होशियार हो, या किसी और क्षेत्र में भी होशियार हो सकता है। ठीक है, तो वो अलग अलग कैटेगरी के होशियार हो गए। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा होशियार आएगा बच्चा, खेलने वाला होशियार आएगा या पढ़ने वाला होशियार आएगा, कौन सा होशियार आएगा, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये समुच्चय नहीं है। होशियार जो होता है वो एक वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं होता है, वेल डिफाइंड वर्ड नहीं होता है। होशियार जो शब्द होता है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अच्छा भी बोल सकते हैं, आपकी कॉलोनी के अच्छे लोगों का समुच्चय। तो आप अच्छा किसे मानेंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा कोई बोलने में हो सकता है, अच्छा कोई जो है आपका हेल्प करने में अच्छा हो सकता है, या कोई किसी और काम में अच्छा हो सकता है। तो नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन से अच्छे को लिया जाएगा। एक अच्छे को लेंगे तो बाकी के अच्छे उसमें गधा साबित हो जाएंगे, तो फिर कौन सा अच्छा माना है। तो यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन अच्छा है कौन खराब है, मतलब किस तरीके से हम उसको लें, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स वो समुच्चय नहीं बन सकता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि समुच्चय को। और भी देखिए, किताब जब हम करेंगे, किताब का सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें बहुत सारे सवाल आएंगे डिसाइड करने के लिए, तो वहां पर और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, समुच्चय क्लियर हो गया है। ओके, चलिए अब thोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे समुच्चय के अवयवों के बारे में। क्या समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव। ठीक है बच्चा, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चा, समुच्चय के अवयव क्या होते हैं? तो देखिए बच्चा, समुच्चय के अवयव किन्हें बोलते हैं? जिन संख्याओं से या जिन शब्दों से या जिन वस्तुओं से मिलकर समुच्चय बनता है, उन वस्तुओं को या उन अंकों को या उन अल्फाबेट्स को ही हम समुच्चय बोलते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में तो आ रहा है? चलिए तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन थोड़ा सा। जिन संख्याओं, या हम पद भी बोल सकते हैं, पदों
से मिलकर समुच्चय बनता है। जिन संख्याओं या पदों से मिलकर समुच्चय बनता है, उन संख्याओं या पदों को समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चा, समुच्चय के अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चा, जिन संख्याओं या पदों से मिलकर कोई सेट्स तैयार हो रहा है, तो उन सेट में जो भी हैं, जो भी जिनसे मिलकर वो बना है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। ठीक है, और हम ये भी लिखेंगे, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों यानी स्मॉल लेटर्स, ठीक है बच्चा, स्मॉल लेटर्स से दर्शाते हैं। अगर अल्फाबेट आ रहे हैं किसी सेट के अवयव, तो वो स्मॉल में लिखे जाएंगे, कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, संख्याएं आ रही हैं तो संख्या स्मॉल और ग्रेटर तो कुछ होती नहीं है, संख्या तो जो संख्या है वो लिखी जाएगी। बट अगर कोई एलिमेंट ABCD के अंदर से लिए जा रहे हैं, अल्फाबेट से लिए जा रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, तो वो स्मॉल में लिखे जाएंगे। ये विशेष आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, जैसे अब एलिमेंट जैसे अगर मैं ये बनाऊं कि जानवरों का समुच्चय, तो जानवरों का समुच्चय अगर मैं बनाना चाहता हूँ सपोज, तो जानवरों में क्या आएगा? ठीक है, या मैं ये कह दूं कि एक कोई चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में जितने भी जानवर हैं उनका समुच्चय है। तो जानवर में क्या आ सकता है? हो सकता है उस चिड़िया में ऊँट हो, उस चिड़ियाघर में ऊँट हो, शेर हो, बंदर हो, जिराफ हो, ठीक है, और भी कुछ हो सकता है, भालू हो। तो ये सब भालू, बंदर, चिड़िया उस चिड़ियाघर के अंदर जो आ रहे हैं वो एलिमेंट्स हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है? क्लियर है ना बात आपको? जैसे और भी देखिए, समझिए, एक और एग्जांपल लीजिए आप। सपोज मैंने आपसे ये कहा 1 से 50 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, मुझे बनाना है। तो देखिए, सपोज मैं से कैपिटल से लिख रहा हूं, ठीक है, तो मुझे क्या कहा है, सवाल को ध्यान से पढ़िए। 1 से 50 के बीच में, 1 और 50 के बीच में, यानी 1 से 50 के बीच में, यानी ये जो संख्याएं होंगी ये कोने वाली नहीं लेंगे, क्योंकि बीच बोला है, इन दोनों के बीच का जब भी शब्द आए तो कोने वाली काउंट नहीं करते हैं, बीच वालों की बात हो रही है। तो 1 से 50 के बीच में जो संख्याएं हैं, उनमें जो संख्या 5 से कट रही है पूरी वो संख्या लेनी है। तो 5 से कौन कौन सी कटेंगी? 5 से 5 ही कट जाएगी, 10 कट जाएगी, 15 कट जाएगी, 20 कट जाएगी, 25 कट जाएगी, 30 कट जाएगी, 35 कट जाएगी, 40 कट जाएगी और 45 कट जाएगी। अब कट तो 50 भी जाएगी, लेकिन 50 नहीं लेनी है, क्योंकि 1 और 50 के बीच की बोली है, ये वाली ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये अवयव है, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये सब क्या है? ये अवयव हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अवयव। अगर मैं कहूँ 30 इस सेट का अवयव है, ऑफकोर्स, क्योंकि 30 इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इनको अलग अलग करने के लिए नोट डाल दे देता हूँ मैं, यहाँ पर नोट डाल लिख लेता हूँ। अवयवों को अलग अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चा, प्रयोग आप जरूर करेंगे। तो समझ में आया आपको? एलिमेंट्स क्या हैं? जिनसे मिलकर सेट बनता है उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। जो महिला कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा के अलग अलग करके लिखे जाते हैं उन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो अवयव समझ में आ गया आपको? ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि जानवरों का समझो, जानवरों में क्या आएगा? डॉग क्या होगा? फिर अवयव हो जाएगा किसका? जानवरों का। डॉग एक अवयव है जानवरों का, क्योंकि जानवरों के अंदर डॉग आता है, एलिफेंट भी आता है, तो एलिफेंट भी एक अवयव हो गया जानवरों का। ठीक है बच्चा। अगर बात को सब्जियों का समुच्चय, तो सब्जी में कौन आएगा बच्चा? बाटी। सब्जी में आलू आ जाएगा, तो आलू एक अवयव हो गया। गोभी आ जाएगी, अवयव हो गया। बैगन अवयव हो गया, वही अवयव हो गया। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? तो अवयव समझ गए ना? चलो, तो समुच्चय समझ गए, समुच्चय के अवयव समझ गए। समुच्चय को किससे
प्रदर्शित करते हैं ये समझ गए, समुच्चय के अवयवों को कैसे लिखा जाता है ये समझ गए। ठीक है बच्चा, इतनी चीजें हम अभी तक समझ चुके हैं समुच्चय के बारे में। देखिए कुछ समुच्चय बच्चा ऐसे भी हैं जिन्हें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैं समझाता हूं आपको। देखिए कुछ समुच्चय हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि कुछ भी ले सकते हैं वैसे, जैसे मान लीजिए आप लेना चाहते तो ले लीजिए पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों, या फिर आप पहले ऐसा करिए प्राकृतिक संख्याओं ले लीजिए, है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें अभी तक ये नहीं पता था कि ये समुच्चय है। हम पढ़ते बेशक आ रहे हैं बट हमें पता नहीं था समुच्चय है या नहीं है, क्योंकि समुच्चय के बारे में पहले कभी पढ़ा नहीं है हमने। ठीक है, बट हम पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वही है, क्या है, समुच्चय है ना। ठीक है, अब देखिए आप समझ जाएंगे। आप प्राकृतिक संख्याएं किससे लिखी जाती हैं बच्चा? ये प्राकृतिक संख्या ली है ना हमने, प्राकृतिक ले ली पहले, चलो प्राकृतिक ले लो। ऐसा करो पहले परमेय लो, क्योंकि एक सीरियल में हो जाएंगे ना, तो मुझे आपको एक चीज़ और समझानी है तो आप आसानी से समझ जाओगे, इसलिए मैं ले रहा हूँ सीरियल से, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कहीं ले सकते हैं। पहले लीजिए आप परमेय, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं इसको लिखते हैं बच्चा। परमेय को किससे लिखा जाता है? क्यू से लिखा जाता है। क्यू मीन्स रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चा, ये होती क्या है, जैसे इन्हें P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड P एंड Q आर क्या होनी चाहिए? इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स यानी पूर्णांक, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं। ठीक है बच्चा, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये तो होता है, ये तो होता है। परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स? इनको हम राइट कर सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, यानी P और Q पूर्णांक होने चाहिए, एंड जो Q की वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे और भी एग्जाम्पल 2/3 दे दिया, एक परमेय है, 5/9 परमेय है, 22/7 परमेय है आदि। ठीक है बच्चा, और देखिए आगे आ जाइए। अपरमेय संख्याएं, अपरमेय वैसे हाँ ले ली, चलो अपरमेय संख्याएं, इनको बच्चा Q डैश से लिखते हैं। इनमें क्या है कि इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में इनको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, वेयर P एंड Q पूर्णांक एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चा, इसका आता पूर्णांक, पूर्णांक जैसे हम I से लिखते हैं, I से, है ना, इंटीजर बोलते हैं, I से भी लिखते हैं या Z से भी लिखते हैं, I से भी लिखते हैं या Z से भी। ये पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जैसे बच्चा ये प्लस 0 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं पूर्णांक। ठीक है बच्चा, इसके बाद आएगा बच्चा आपका पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स, इसे W से लिखते हैं बच्चा। तो इसमें जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये होल नंबर्स हैं। तो ये भी तो एक तरीके से सेट ही हो गए ना, कोष्ठक के अंदर ये अवयव लिखे जा रहे हैं कॉमा लगा के, तो एक समुच्चय है। ठीक है, और हम ये डिसाइड भी कर पा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। क्या इसके अंदर -1 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर में माइनस का नंबर आता ही नहीं, तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं ना। ठीक है, और कोई हम रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो एक समुच्चय है बच्चा। ठीक है, होल नंबर के बाद आपका आता है प्राकृतिक संख्या आ सकती हैं, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर बच्चा। क्या? नेचुरल नंबर। इसमें क्या आता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चा आपका जो है सम संख्याएं, सम संख्या तो वैसे इसी के अंदर आ गई ना। एक और आगे आपका एक रियल नंबर ले सकते हैं आप, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को हम R से लिखते हैं, किससे? R से, R फॉर रियल नंबर्स। ये वास्तविक संख्याओं को एक तरीके से बचाइए, ये जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है ना, वो एक तरीके से संख्या रेखा होती है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कौन होता है? संख्या रेखा, नंबर लाइन। नंबर लाइन आप पढ़ते आ रहे हैं ना बचपन से, जैसे यहाँ पे 0 होता है, ये +1 +2 +3
+4 एंड डॉट 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 प्लस इन्फानाइट तक। इधर -1 -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट माइनस इन्फानाइट तक। ठीक है बच्चा, माइनस इन्फानाइट तक। तो देखिए ये जो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो एक तरीके से संख्या रेखा होती है। क्या होती है वो? एक तरीके से वो संख्या रेखा होती है। और ये संख्या रेखा बच्चा कहीं भी बीच में से टूटी हुई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे और एक चीज ध्यान रखिएगा, संख्या रेखा पर किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत, इनफाइनाइट। किन्हीं दो नंबरों के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, आप काउंट नहीं कर सकते इतनी संख्याएं होती हैं। ऐसा मत समझिएगा कि -3 और -2 के बीच में तो कुछ होगा ही नहीं भाई, 1 और 2 के बीच में कुछ होगा ही नहीं, 0 और 1 के बीच में कुछ होगा नहीं। 0 और 1 के बीच में भी संख्या है, बहुत सारी संख्या है, इनफाइनाइट संख्या होती हैं। किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं बच्चा। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखिएगा, ये संख्या रेखा कहीं से भी टूटी हुई नहीं होती है। और इसमें जो हर एक नंबर की एक खासियत होती है बच्चा, जैसे मान लीजिए ये नंबर है, ये इस हर नंबर की ये खासियत होगी कि वो अपने पिछले वाले से बड़ा और अपने आगे वाले से छोटा होता है। ठीक है, तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं सभी को दर्शाया जा सकता है बच्चा। ठीक है, वास्तविक संख्या, अवास्तविक को नहीं दर्शाया सकता, बस अवास्तविक संख्या अलग हो जाती है। ठीक है बच्चा, तो ये वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? संख्या रेखा। और संख्या रेखा पर इन संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर जो हर एक संख्या जो होती है वो अपने से पहले वाली से क्या होती है वो, यानी अपने दाएं वाली से तो हमेशा वो छोटी होती है और अपने बाएं वाली से हमेशा वो बड़ी होती है। ये इनकी खासियत होती है बच्चा। ठीक है, और इस तरीके से संख्या रेखाओं का समुच्चय हो गया। तो आई होप समझ में आ गया। ये चीज़ हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं बच्चा। ठीक है, जैसे बट हमें पता नहीं था कि यार ये एक समुच्चय होगा भी या नहीं, तो इसलिए बट अब आप समुच्चय के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी बच्चा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं जो मैं बता रहा हूँ ना। ठीक है, अब बच्चा हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे समुच्चय को लिखने की विधियों के बारे में। बच्चा समुच्चय को हम दो विधियों में लिख सकते हैं। ठीक है, समुच्चय को दो विधियों में लिखा जा सकता है, दो मेथड में लिखा जा सकता है, दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो कौन कौन सी फॉर्म है आइए समझते हैं बच्चा। ठीक है, हेडिंग डालूंगा मैं यहाँ पे, समुच्चय को मुख्यतः दो विधियों में लिखा जाता है, दो विधियों में लिखा जाता है। अब ये कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहली विधि समझिए बच्चा, ये होती है बच्चा रोस्टर विधि। रोस्टर विधि या सारणी विधि या तालिका विधि। ठीक है बच्चा, तालिका विधि यानी रोस्टर विधि या टेबुलर मेथड भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, सारणी या तालिका एक ही बात है। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म भी इसे हम बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म है या मेथड भी आप बोल सकते हैं, और टेबुलर फॉर्म भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आएगा? मेथड या फॉर्म एक ही बात है, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो क्लियर है ना? एक विधि होती है रोस्टर विधि, इसी का दूसरा नाम है सारणी विधि या तालिका विधि। ये तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है बच्चा, नाम अलग अलग है। जैसे तुम लोगों के होंगे 15-20 नाम होंगे, गांव में कोई किसी नाम से पुकारता होगा, स्कूल में कोई, नानी के यहाँ पे कोई और, चाचा के यहाँ पे कोई और, होते हैं ना, ऐसे हो, इनके भी नाम है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रोस्टर विधि या सारणी विधि या तालिका विधि है ना, या टेबुलर फॉर्म एक ही बात है, ये ध्यान रखिएगा आप लोगों की। अब ये होती क्या है इसको समझिए बच्चा। इस विधि में हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं? ठीक है, इस विधि में हम समुच्चय को लिखते किस टाइप के हैं बच्चा? बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दो जिन लोगों ने अभी नहीं किया है। ठीक है, जरूर। तो देखिए बच्चा, इसको मैं लिखता हूँ, इसमें क्या करते हैं बच्चा, मैं लिखूंगा इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझला कोष्ठक के अंदर, मझला कोष्ठक समझ रहे हैं कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, मझला कोष्ठक ये वाला अंदर, ये वाला है, ये तो मैंने वैसे ब्रैकेट में लिख दिया है। मझला कोष्ठक के अंदर, मझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है तथा
अवयवों को पृथक 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 समझ रहे हैं, अलग अलग, पृथक पृथक मतलब अलग अलग करने के लिए कॉमे का प्रयोग करते हैं। कॉमे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चा, ये है, समझ में आ गया आपको। क्या होती है रोस्टर विधि? रोस्टर विधि में हम समुच्चय के अवयवों को एक मजला कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और उन्हें अलग अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमे का प्रयोग करते हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चा रोस्टर विधि। ठीक है बच्चा, जैसे एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण ले लेते हैं बच्चा। ठीक है, उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे मैंने ये कहा बच्चा, मैंने ये कहा कि वर्ष के महीनों में जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। ठीक है, वर्ष के महीनों में जैसे प्रारंभ होने वाले, जैसे प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय बनाओ। ठीक है बच्चा, यानी जो वर्ष के महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक, इनमें वो कौन कौन से महीने हैं जिनकी स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है, उन महीनों का समुच्चय बनाना है। उन महीनों का समुच्चय बनाना है तो कौन कौन से आएगा? जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया था, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। आप कोई भी ले सकते हैं, AWM कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, और हम किस में लिख रहे हैं? रोस्टर विधि में लिख रहे हैं। कौन सी विधि लिख रहे हैं? रोस्टर विधि। कौन सी विधि है ये? रोस्टर विधि में लिखना है हमें बच्चा, रोस्टर विधि में। तो क्या करेंगे? A बराबर, अब ये देखिए आप, जो 12 महीने होते हैं उसमें कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिनकी स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है, उनके नाम लिखने हैं तुम्हें। जैसे बात करें, पहला महीना जनवरी, जनवरी जे से स्टार्ट होता है तो जनवरी आएगा इसमें आपका, जनवरी। ठीक है बच्चा, फरवरी F से नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा, जून नहीं आएगा, जुलाई, जुलाई भी जैसे स्टार्ट होता है तो इसमें आ जाएगा जुलाई। ठीक है, उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब नहीं है कोई, तो बस यही हो गया। जून भी तो रह गया ये यार, जून, जुलाई, जनवरी, जून भी तो रह गया। अरे जून तो रह गया, तो जून भी लिख सकते हैं आप, जून और जुलाई। और कोई है क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और कोई नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, मजला कोष्ठक के अंदर लिखा जाएगा और उनको अलग अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमे का प्रयोग किया जाता है। ये है बच्चा समुच्चय आपकी जो है रोस्टर विधि, तालिका विधि, टेबुलर फॉर्म, सारणी विधि। ठीक है बच्चा, इस तरीके से। यानी ये, और ये क्या है? ये जनवरी क्या है? जनवरी इस समुच्चय का अवयव है, जून भी इस समुच्चय का अवयव है, जुलाई भी इस समुच्चय का अवयव है, और इन अवयवों को से मिलकर क्या बनाया गया है? एक सेट बनाया गया है, और इनको अलग करने के लिए इनके बीच में कॉमे का प्रयोग किया गया। तो ये एक समुच्चय है और इनको अवयव बोलते हैं। और ये जो लिखने का तरीका है समुच्चय का, वो है बच्चा रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में समुच्चय के अवयवों को मजला कोष्ठक के अंदर अलग अलग करने के लिए कॉमा लगा के लिखा जाता है, जिसे हम समुच्चय या सारणी विधि बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, नो टेंशन ले लो आप। जैसे मैंने ये कहा 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का समुच्चय, विषम संख्याओं का समुच्चय। तो कैसे बनाएंगे? B बराबर, मजला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है तो मजला कोष्ठक लगाओगे। मजला कोष्ठक समझे ना आप? देखिए ऐसे बनाते हैं, सिंपल सा यार, ऐसे, ये मजला कोष्ठक है इस तरीके से। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आप बनाते हैं, इस तरीके से। ये है मजला कोष्ठक। प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार आ जाएगा, टेंशन लीजिएगा। अब विषम संख्या लेनी है 1 से 15 तक, 1 से 15 तक, यानी 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 तक का है तो 15 भी आ जाएगा। और इनके बीच में कॉमे का प्रयोग करेंगे, कॉमे का। तो ये कौन सी विधि है? इसी को तो बोलते हैं बच्चा, कौन सी विधि? रोस्टर विधि। ठीक है, यह सारणी विधि या तालिका विधि। तो आप समझ गए सारणी विधि क्या होती है, तालिका विधि क्या होती है। ओके, यानी अवयवों को मजला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और उनके बीच में कॉमे का प्रयोग करेंगे, उन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है चीजें? ओके, चलिए।
तो ये एक तरीके से आप समझ गए कि क्या होती है समुच्चय रोस्टर विधि। ठीक है, अब दूसरी तरीका क्या है, दूसरा विधि क्या है बच्चा, दूसरी विधि क्या है, इसको भी लिखते हैं अब। ठीक है, अब दूसरा जो समुच्चय को लिखने का जो दूसरी विधि है उसे बोलते हैं हम बच्चा समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके बच्चा, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया ना आपको। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है अब मैं बताऊंगा, वो होता क्या है। दूसरा है बच्चा समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। अब ये कौन सी विधि है और इसके अंदर किस तरीके से लिखा जाता है ये आप समझ लीजिए। देखिए मैं लिखता हूं बच्चा, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को न लिखकर, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को नहीं लिखते हैं, उन समुच्चय के अवयवों को ना लिखकर उनको उनके गुणों को चर राशियों के प्रयोग से लिखा जाता है। देखो गुण भी हो सकता है या विशेषता भी हम बोल सकते हैं। विशेषता, गुण या विशेषता को चर राशियों के प्रयोग से लिखा जाता है। ठीक है बच्चा, ये होती है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। यानी इसमें क्या था, अभी इससे पिछली विधि हमने एक पढ़ी थी आपकी जो है तालिका विधि है ना, तालिका विधि। तो उसमें क्या था, या गुण विधि भी बोल सकते, तालिका विधि, और इसको हम एक चीज और बोलते हैं, इसे गुण विधि और बोलते हैं बच्चा। इसी का नाम एक और है गुण विधि, गुण विधि। क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चा, हम समुच्चय के अवयवों को नहीं लिखते हैं, इसमें उन अवयवों का जो गुण होता है, जो विशेषता होती है, जिसकी वजह से वो अवयव पहचाने जा रहे हैं, वो पहचान लिखी जाती है, वो गुण लिखा जाता है उनका, इसीलिए हमसे गुण विधि बोलते हैं या समुच्चय निर्माण विधि बोलते हैं। समझ में आया। इस विधि में सीधे ऐसा नहीं कि अवयव हमें मिल गए और उन अवयवों को मजला कोष्ठक के अंदर लिख दिया कॉमा लगा के, तो वो ये वाली विधि कहाँ है, वो तो इससे पिछली विधि है, तालिका विधि। ठीक है बच्चा, वो नहीं। इसमें क्या होगा, समुच्चय के अवयवों को नहीं लिखेंगे डायरेक्ट इसमें अवयवों को नहीं लिखा जाएगा, जो वो अवयव जिस वजह से पहचाने जा रहे हैं, उन अवयवों का जो गुण है, जो विशेषता है, उस विशेषता को लिखा जाएगा चर राशियों के प्रयोग से। जैसे समझते, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9, ये है बच्चा। तो ये क्या है, ये है क्या, आप ये पहचानेंगे। तो ये कौन सी विधि है, ये तो वो हो गई, ये जो पीछे लिखी थी तालिका विधि, लेकिन ये तालिका विधि है, लेकिन इसे मुझे समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा a बराबर x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ये क्या है, ये है क्या है बच्चा, ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो x सच x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या तो बहुत होती हैं, ये तो सिर्फ 1 से लेकर 9 तक है। तो ये भी लिखना पड़ेगा कि ये संख्या कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ x की जो वैल्यू है वो बड़ी या बराबर है 1 से और छोटी या बराबर है 9 के। ये होती है बच्चा समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। ठीक है, इसे बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। इसमें क्या लिखा, ये जो ऊपर लिखा है ये तालिका विधि में लिखा है, आपका टेबुलर फॉर्म में लिखा है, जो इससे पिछली विधि थी।
लेकिन इसी को हम अगर समुच्चय निर्माण विधि में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मैंने क्या लिखा, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को ना लिखा जाएगा, ये जो अवयव है इनको नहीं लिखा जाएगा, इनके गुणों को लिखा जाएगा, इनकी विशेषता को लिखा जाएगा। और गुण और विशेषता क्या होता है, जिसकी वजह से ये पहचाने जा रहे हैं। भाई हमने ये तो बाद में लिखी है, पहले ये लिखे थे, तो हमने इनको देखा, हमने इनको सोचा यार ये है क्या, तो हमने देखा यार ये तो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर 9 तक की, तो ये कैसे पहचानी हमने, इनका गुण क्या है, नेचुरल नंबर है ये, इनकी विशेषता क्या है, ये नेचुरल नंबर है, तो इनकी विशेषताओं की वजह से तो हमने इसको पहचाना। अभी मैंने मान लीजिए ये लिख दिया 2 4 6 8 ये लिख दिया, आप क्या पहचानेंगे, आप इनकी विशेषता क्या है, ये एक सम संख्याएं हैं, 2 या 2 के बराबर और 8 या 8 से छोटी और उनके बीच की, ये क्या है, सम संख्याएं हैं। तो ये अगर हमें सम संख्याओं के बारे में जानकारी नहीं होती, इनकी विशेषताओं के बारे में हमें पता नहीं होता, तो हम पहचान लेते, नहीं पहचान पाते। तो इनकी विशेषताओं के आधार पर हमने पहचाना कि सम संख्या भैया वो होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो सम संख्या होती हैं। तो 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इट मींस दैट ये सम संख्याएं हैं, तो हमने इसकी विशेषता के आधार पर पहचान लिया। तो अब इनको अगर हम समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे तो इनको विशेषता को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x x एक क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। और सम संख्या कहां से कहां तक है, ये कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी। सम संख्या है जो x क्या है, एक सम संख्या, और ये बड़ी या बराबर है 2 से और छोटी या बराबर है 8 के। ये इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ है आपका, है ना। ये तालिका विधि को समुच्चय निर्माण विधि में हम इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको समझ में आया। हम डायरेक्ट अवयवों को नहीं लिखेंगे इस विधि में, अवयवों के गुण को लिखेंगे, उनकी विशेषता को लिखेंगे, और चर राशियों के प्रयोग से लिखा जा रहा है। देखो चर राशि आ रही है नहीं आ रही है, अब जो नहीं एक्स एक्स आया बाई बाई भी ले सकते हैं, एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो समझ में आया आपको। ऐसे ही देखो ये चर राशियों के प्रयोग से लिखा है, तो हमने डायरेक्ट अवयवों को ना लिखे, उनके गुणों को लिखा, उनकी विशेषताओं को लिखा, जिस वजह से वो पहचाने जा रहे हैं उनको लिखा। समझ में आ रही है आपको बात है, इस तरीके से। इसलिए हम इसे बोलते हैं कौन सी विधि बच्चा, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म, या गुण विधि। गुण विधि भी हम इसको कह सकते हैं बच्चा, गुण विधि, क्योंकि गुणों में इसमें जो गुण लिखे जा रहे हैं ना, उनके डायरेक्ट अवयव को तो नहीं लिख रहे हैं हम, उनके गुणों को लिख रहे हैं। समझ में आ रही चीजें आपको, ओके क्लियर है। चलिए तो चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, आई होप समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और समझेंगे, अब हम समझेंगे बच्चा, क्या समझेंगे, या और एग्जाम्पल दूँ अभी एक आधा आपको, और भी दे सकते हैं आप एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सी बराबर, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं x such that x belongs to x such that x बराबर n plus 1 where n is equal to 1 2 3 4। ये भी एक गुण विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है x such that x एक ऐसी संख्या है कि n अपॉन n plus 1, ये कंडीशन है, और जो n की वैल्यू है वो ये है, ठीक है। तो ये भी एक कौन सी विधि है, ये भी समुच्चय निर्माण विधि है। अब कहोगे सर इसको अगर आप वापस लिखना चाहें सारणी विधि में तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, सी बराबर डायरेक्ट, देखिए x क्या है, n अपॉन n प्लस 1 है x कैसे मिलेगा मुझे, n अपॉन n प्लस 1 करके मिलेगा, और n क्या है 1 2 3 4 ये है। तो देखिए मतलब n की जगह पहले 1 रखो, तो ऊपर रखेंगे 1 और नीचे भी 1 प्लस 1 क्या आएगा 2। समझ में आया। फिर n की जगह क्या रखेंगे 2 और नीचे भी 2 और प्लस 1 3, ऐसे 3 तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 4 तो नीचे 5 आएगा। ये कौन सी विधि हो गई, ये आपकी हो गई तालिका विधि, तालिका विधि, तालिका, ठीक है, तालिका विधि। और ये क्या है उसकी, समुच्चय निर्माण विधि। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि, और ये तालिका विधि है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किसी भी समुच्चय को सारणी या तालिका विधि में किस तरीके से लिखा जाता है, समझ में आ गया। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, समुच्चय के अवयवों को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता है, उनके गुणों, उनकी विशेषताओं के आधार पर चर राशियों के प्रयोग से उन्हें लिखा जाता है। और जबकि जो तालिका होती है या रोस्टर तालिका विधि जो होती है आपकी, जिसे हम जो है रोस्टर विधि बोल रहे थे, रोस्टर विधि, उसमें हम समुच्चय के अवयवों को डायरेक्ट लिख देते हैं, उनके गुणों को नहीं लिखते हैं। रोस्टर विधि में सीधे अवयवों को ही लिख दिया जाता है, उनको अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमे का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चा, ओके, समझ में आ रही चीज़ है। एक चीज़ और समझ लीजिए, एक सिंबल होता है बच्चा बिलोंग, ये सिंबल होता है, ये सिंबल आपको पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पर एक चीज़ और, ये इसका मतलब पता है ना आपको, ये क्या है, देखिए यहाँ समझ आ पहले, ये इसका मतलब होता है बच्चा, इसे बोलते हैं कोलन,
क्या बोलते हैं इसे, कोलन, इसका नाम होता है इसे कोलन बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे सच दैट, क्या, सच दैट, इसका मतलब होता है ऐसा है कि, ऐसा है कि, इसका मतलब हिंदी में ये होता है सच दैट, ऐसा है कि, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि n/n+1, ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ऐसे बोलेंगे इसको, पढ़ते कैसे हैं, ऐसा है कि, यहाँ पे कहाँ गया, अभी मैं मिटा दिया अब तो मिटा दिया, ठीक है, मतलब इसका मतलब समझ लीजिए बस आप कि इसका मतलब होता है सच दैट, इसका मतलब हिंदी में होता है ऐसा है कि, इसका एक और नाम है जिसे कोलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलन, कोलन, समझ में। चलो अब एक सिंबल और आता है, ये इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये इसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं बच्चा बिलोंग, क्या बोलते हैं, बिलोंग, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, संबंधित, या फिर हम इसे हिंदी में बोलते हैं का अवयव है, इसे पढ़ते कैसे हैं, का अवयव है, इसे ऐसे पढ़ा जाता है, का अवयव है, जैसे समझिए, जैसे इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे समझिए, देखिए, या हम इसे ये बोलते हैं संबंधित है ना, संबंधित है, ये भी आप आम भाषा में बोल सकते हैं, संबंधित है, जैसे सपोज, जैसे जैसे एक मैंने सेट बनाया ए बराबर, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4 5, ओके, दिस इज। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, अब मैंने यहाँ पे एक सिंबल लगाया कि ये जो 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए, तो यस या नो। देखिए ये जो 1 एलिमेंट है ये सेट ए के अंदर आ रहा है, आ रहा है, जो 1 अवयव है वो सेट ए का ही है ना, ऑफकोर्स है, क्योंकि 1 सेट ए के अंदर लिखा है, तो जो 1 है वो सेट ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेट ए के अंदर वो आ रहा है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, यानी हिंदी में बोलें तो 1 सेट ए का अवयव है, 1 सेट ए का अवयव है, 1 अवयव है ए का, या ये भी हम सकते हैं 1 अवयव है ए का, तो मतलब बिलोंग्स टू, ऐसे और भी जैसे 2 बिलोंग्स टू ए भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 सेट ए के अंदर आ रहा है, तो 2 बिलोंग्स टू ए, इसलिए यूज होता है सिंबल, ठीक है बच्चा। ऐसे और भी जैसे 5 बिलोंग्स टू ए, ऑफकोर्स, और मैं 6 बिलोंग्स टू ए, नहीं, ये गलत लिखा है, तो फिर नहीं के लिए क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल होता है डज नॉट का, ये डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, का अवयव हिंदी में बोलते हैं का अवयव नहीं है, इसका मतलब ये होता है हिंदी में, ठीक है, का अवयव नहीं है, बिलोंग नहीं है, संबंध नहीं, रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे सुन आपको 1 सेट ए के अंदर आ रहा है तो 1 बिलोंग्स टू ए, यस, 2 सेट ए में आ रहा है तो यस 2 बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल लगेगा, 3 सेट ए में आ रहा 3 बिलोंग्स टू ए, 4 आ रहा 4 बिलोंग्स टू ए, 5 आ रहा 5 बिलोंग्स टू ए, बट 6 इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी बिलोंग्स के सिंबल को काट देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बिकॉज 6 सेट ए के अंदर है ही नहीं, भाई 6 जो है सेट ए के अंदर नहीं आ रहा है, तो 6 सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग्स, समझ में आया। और भी मैंने कहा ए बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल कहा भैया, स्मॉल ए तो सेट ए के अंदर आ ही नहीं रहा, तो बिलोंग कहाँ से करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और भी ले सकते हैं बी बराबर AEIOU, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला क्या E बिलोंग्स टू बी है, यस, E सेट B का अवयव है तो E बिलोंग्स टू B आएगा। मैंने कहा I बिलोंग्स टू B, ऑफ कोर्स राइट है। O बिलोंग्स टू B, यस राइट है। और मैंने ये कहा P बिलोंग्स टू B, नहीं भैया गलत है, P तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, तो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, फिर डज नॉट बिलोंग्स हो जाएगा, समझ में आया। तो ये बिलोंग का सिंबल होता है, कोई अवयव किसी सेट में है तो वो उसके बीच में बिलोंग का सिंबल लगेगा, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल लगेगा, समझ में आया। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये अभी बेसिक है, और अभी थोड़ा सा और बेसिक है, ठीक है। बेसिक आई थिंक अभी तुम्हारा ज़्यादा खास बेसिक अब बचा नहीं है, बस इतना आप समझ गए कि 2 तरीके से सही समुच्चय को लिखा जाता है, ठीक है। तो अब कोई मतलब इसका तो पहली एक्सरसाइज का तो बेसिक है नहीं, पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। अब हम जो अगली वीडियो बनाएंगे उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे, यानी एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। तो ये बेसिक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, समुच्चय क्या होता है, ठीक है बच्चा, समुच्चय
को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। समुच्चय को कैसे लिखा जाता है, समुच्चय को दो प्रकार की विधि, एक रोस्टर विधि और एक समुच्चय निर्माण विधि में लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है, समुच्चय निर्माण विधि में तो उनके गुणों के आधार पर लिखा जाता है और रोस्टर विधि में सीधे डायरेक्ट अवयवों को लिख दिया जाता है। अलग करने के लिए अवयवों को कॉमे का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चा। और कुछ एग्जांपल्स पढ़ लिए और ये बिलोंग का सिंबल पढ़ लिया। इतना अगर आप समझ गए, 2 वीडियो में समझाया, दोनों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपने नहीं देखा है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिम्मेदारी आपकी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 11th के स्टूडेंट को जोड़ेंगे हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कराएंगे और डेली वीडियो देखेंगे बच्चा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाया जाएगा जोश के साथ, टेंशन मत लीजिएगा। 11th में उस लेवल से पढ़ाऊंगा और 12 को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा भाई। 12th में 90+ नंबर चाहिए हमें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।